नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कहते हैं उस आदमी का कोई भरोसा नहीं होता है, उस आदमी से बात करने का कोई मतलब नहीं होता है जिसका अपना खुद का जो कंट्रोल हो वो किसी और के हाथ में हो, जिसका अपना दिमाग ना हो, जो किसी और के कहे से बोलता हो, जो किसी और के सोचे से सोचता हो। उस खिलौने के बारे में सोचिए कि उस खिलौने के ऊपर क्या भरोसा किया जाए जिसकी चाबी किसी और के हाथ में हो। खिलौना सामने दिखता है, बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन जितनी चाबी भरी जाती है उतना चलता है, और जब चाबी खत्म हो जाती है तो बेचारा ठोकर खा के गिर पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ऐसे ही इंसान की तरह है। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली ऐसा ही इंसान है जिसका पूरा कंट्रोल किसी और के पास है। आप जानते हैं किसके पास है? वो कंट्रोल है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास, या यूं कह लीजिए कि उनके पास, जिनके पास एप्स्टीन फाइल की सारी डिटेल्स हैं। 23 मई को पूरा माहौल ऐसा बना हुआ था कि बातचीत बस हो गई, समझौता होने वाला है, एमओयू पर सिग्नेचर हो जाएगा, 6 महीने के लिए लड़ाई टाल दी जाएगी और इस 6 महीने में सारे जितने प्रपोजल हैं उनको सॉल्व कर लिया जाएगा। कुछ अमेरिका की सुनी जाएगी, कुछ ईरान की सुनी जाएगी, और उसके बाद बातचीत हो जाएगी। बातचीत से मामला हल हो जाएगा, दोबारा जंग नहीं शुरू होगी। यह माहौल संडे तक था, यानी कल तक दोपहर तक यह माहौल लग रहा था। 24 तारीख तक यह माहौल लग रहा था। मार्क रूबियो इंडिया में है। मार्क रूबियो से संडे की सुबह जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बस गुड न्यूज आने वाली है, यानी कि सिग्नेचर कभी भी हो सकता है। और जब शाम को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह बहुत सीरियस मामला है, बहुत गंभीर मामला है, और इस पर बातचीत अभी चल रही है, यानी कि मामला सब गड़बड़ है। अब कुछ घंटों के अंदर यह सब कुछ कैसे बदल गया, यह समझना बेहद जरूरी है अगर मिडिल ईस्ट को समझना चाहते हैं, अगर इस वार को समझना चाहते हैं, अगर इस जंग को समझना चाहते हैं। तो इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू का एक ट्वीट आता है, और वो ट्वीट बहुत डिटेल में आता है। उस ट्वीट में इस बातचीत के ऊपर कमेंट किया जाता है, और मैं ये ट्वीट आपको दिखाने से पहले ये बता दूं कि ट्रंप कई बार ये दावा कर चुका था कि नेतन्याहू कुछ नहीं बोलेगा, जो मैं कहूंगा नेतन्याहू करेगा। लेकिन हमारे जैसे लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि नेतन्याहू इस डील को रोकने के लिए कुछ भी करेगा और ट्रंप को मजबूरी में वो बात माननी पड़ेगी। तो सुनिए नेतन्याहू क्या कहता है। नेतन्याहू कहता है कि जो भी समझौता हो रहा है उसमें जो एटॉमिक प्रोग्राम है ईरान का, उसका खत्म होना बहुत जरूरी है। होर्मुज स्ट्रेट का खोलना बहुत जरूरी है, और साथ साथ में न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लान जो है, ईरान जहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट करता है इस्फहान और बाकी सारी जगहों पर, उसको खत्म करना, उसको पूरी तरह से बर्बाद करना, उसको तबाह करना बेहद जरूरी है। और साथ में यह कहता है कि ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान को अमेरिका को सौंपना पड़ेगा। अब जो लोग ईरान वार को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि यही वो बातें हैं जिस पर डील नहीं हो पा रही थी। ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, मुस्तफा खामनेई साहब का बयान आया हुआ है कि किसी भी हालत में हम न्यूक्लियर एनरिच जो हमारा यूरेनियम है, जो 60% एनरिच्ड है, वो हम किसी भी हालत में अमेरिका को नहीं सौंपेंगे। और आप जरा बताइए, ईरान ये बात कैसे मान लेगा कि उसके जो सेंटर्स हैं जहां पर न्यूक्लियर वो एनरिचमेंट करता है, यूरेनियम को एनरिच करता है, एटॉमिक सेंटर्स हैं, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए? ये ईरान कैसे मान लेगा? ये तो नेतन्याहू और अमेरिका और ट्रंप का दावा था कि पिछली बार 12 रोजा जंग के दौरान जो बम गिराया गया था उसमें एनरिचमेंट सेंटर जो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। ये तो इन लोगों ने झूठा दावा किया था। ईरान कैसे इस बात को मान लेगा कि आप उसके एटॉमिक सेंटर पर आकर बम गिरा दीजिए? और क्या ये सारी बातें करने के बाद लिखा गया कि ट्रंप तेहरान के साथ जो भी समझौता करेगा वो अच्छा ही होगा और ठीक ठाक ही होगा और वगैरह वगैरह, JCPOA से बेहतर होगा, ये सारी बात कहकर उसने खत्म कर दिया। आप गौर से पढ़िए। तो दरअसल ये ट्रंप को धमकी थी। ट्रंप को धमकी ये थी कि अगर ये समझौता तुमने कर लिया, जो जाहिर तौर पर JCPOA से बेहतर समझौता था ईरान के लिए, जिसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं परसों के वीडियो में, कि अगर यह समझौता कर लिया तो नेतन्याहू का जो प्रेस है, यानी ज़ायनिस्ट प्रेस है, ज़ायनिस्ट जो अखबार हैं जो नेतन्याहू के कहने पर चलते हैं, निकलते भले अमेरिका से हैं, वो सारे के सारे इस बात को हेडलाइन बनाएंगे कि JCPOA से भी कमजोर समझौता, ओबामा से भी कमजोर समझौता ट्रंप ने कर लिया। और साथ में यह धमकी थी कि अगर न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर को तबाह नहीं किया गया, अगर एटॉमिक प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया,
तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, और हम तुम्हारे साथ नहीं होने का मतलब यह भी हो सकता है कि हम एप्स्टीन फाइल खोलकर दुनिया को दिखा देंगे, तुम्हारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। यह आता है नेतन्याहू का बयान, और अकेला नेतन्याहू का बयान नहीं है, नेतन्याहू का पूरा गैंग लग जाता है। लिंडसे ग्राहम को आप जानते हैं। लिंडसे ग्राहम के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं। कैलिफोर्निया से सेनेटर है वो, और वो अमेरिका से ज्यादा इजराइल का सेनेटर लगता है। मैं आपको कई बार कई तरीकों से बता चुका हूं। उसका एक ट्वीट आता है लंबा चौड़ा, और उस ट्वीट में मोटी बात यह है कि सारे अरब मुल्क, सऊदी अरबिया, कुवैत, जितने भी अरब मुल्क हैं, वो सारे के सारे मुल्क इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड कर ले, अगर वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में पीस बनी रहे। अब्राहम एकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि आप इजराइल के होने को तस्लीम कर लीजिए, इजराइल के खुद मुख्तार मुल्क होने को तस्लीम कर लीजिए, और फलस्तीन के बारे में बात करना छोड़ दीजिए। एक लाइन में कोई आपसे पूछे कि अब्राहम एकॉर्ड का क्या मामला है, तो आप ये बात समझा दीजिए। दरअसल ज्यादातर मुल्क जो हैं, अरब मुल्क, वो इजराइल को तस्लीम नहीं करते हैं। वो नहीं मानते हैं कि इजराइल जैसा कोई मुल्क है। उनका मानना यह है कि फलस्तीन एक मुल्क है जिसके ऊपर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उसको फलस्तीन कहा जाता है, या फिर मकबूजा फलस्तीन कहा जाता है। यह चीज आप नोट कीजिए, ईरान भी उसको मकबूजा फलस्तीन कहता है, उसको इजराइल नहीं कहता है। और बहुत दिनों से इजराइल यह चाहता है कि अब्राहम एकॉर्ड हो जाए, जैसे यूएई के साथ उसका अब्राहम एकॉर्ड है, जैसे बहरीन के साथ उसका अब्राहम एकॉर्ड है, बचे हुए मुल्कों के साथ भी उसका अब्राहम एकॉर्ड हो जाए, ये वो चाहता है। और बचे हुए मुल्क हैं ही कौन से? सबसे बड़ा जो मुल्क है वो सऊदी अरबिया है, और वो चाहता है कि सऊदी अरबिया उसके साथ अब्राहम एकॉर्ड कर ले, और यही दबाव लिंडसे ग्राहम बना रहा है। यह सारा कुछ सिर्फ डील को तोड़ने के लिए किया गया, नई नई चीजें फेंकी गई बाजार में। तो लिंडसे ग्राहम ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और सऊदी अरबिया से कहा कि अगर वो अपनी हिफाजत चाहता है और मिडिल ईस्ट की हिफाजत चाहता है तो इजराइल के सामने घुटने टेक कर अब्राहम एकॉर्ड कर ले। सऊदी अरबिया ने डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि लिंडसे ग्राहम जो है वो कोई डोनाल्ड ट्रंप तो है नहीं कि उसका कहा अमेरिका का कहा माना जाए, उसका कहा तो इजराइल का कहा माना जाता है, इसलिए सीधा जवाब तो नहीं दिया। क्राउन प्रिंस का कोई बयान तो उसके बयान के जवाब में आएगा नहीं, ऐसी उसकी हैसियत है नहीं। लेकिन अब्दुल सलाम सालेह, जो खुद को लिखते तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ट्विटर पर, लेकिन बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया क्या सोच रहा है ये उनके लिखे से जाना जा सकता है। बहुत करीब माने जाते हैं सऊदी अरबिया के शासन के, और लगातार जो वो लिखते हैं ये माना जाता है कि सऊदी अरबिया गवर्नमेंट की तरफ से वो लिख रहे हैं, ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली ये उन्हीं के लिए लिख रहे होते हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखकर लिंडसे ग्राहम को जवाब दिया, और जवाब में यह कहा कि सऊदी अरबिया इजराइल से किसी भी हालत में अब्राहम एकॉर्ड नहीं करेगा, और तब तक तो बिल्कुल नहीं करेगा जब तक एक खुद मुख्तार फलस्तीन की थ्योरी को मान नहीं लिया जाता है। एक खुद मुख्तार मुल्क फलस्तीन, आजाद मुल्क फलस्तीन, जिसकी राजधानी ईस्ट जेरूसलम होगी, जब तक इजराइल इस बात को तस्लीम नहीं करता है सऊदी अरबिया उसके साथ किसी भी तरह का अकॉर्ड नहीं करेगा, किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा, अब्राहम एकॉर्ड में नहीं जाएगा। यानी जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे कि जो ही नेतन्याहू को यह लगा कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो सकता है, क्यों ही उसने फच्चर डालने शुरू कर दिए, अपने सारे घोड़े खोल दिए, और नतीजा यह हुआ कि थोड़ी देर बाद ट्रंप साहब पलटे हुए नजर आए। अगर द क्रेडल की खबर को आप देखें तो बताता है कि दो मुद्दों पर पीछे हटे हैं ट्रंप। पहला मुद्दा यह है कि ईरान ने कहा था कि सारे मोर्चों पर लड़ाई बंद होगी। इसका मतलब यह था कि लेबनान में लड़ाई जो हिजबुल्लाह के खिलाफ छेड़े हुए है, इजराइल जिसमें उसके भी लोग लगातार मारे जा रहे हैं, लगातार नुकसान हो रहा है, वो लड़ाई भी खत्म हो, हिजबुल्लाह को डिस्टर्ब ना किया जाए, साउथ लेबनान पर बमबारी बंद की जाए। ये बात ईरान ने कही है। पिछली बार भी आपको याद होगा ईरान ने यह बात कही थी, और पहले कहा गया था कि ट्रंप मान गया है, फिर वो पलट गया था।
यही हुआ है इस बार भी। लेबनान में लड़ाई बंद करने के मुद्दे पर उसने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स है। मैं बता चुका हूं और आप जानते हैं कि ईरान का 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा एसेट सीज करके रखा हुआ है अमेरिका ने। और ईरान ने बहुत साफ कहा था कि कोई भी समझौता तभी होगा जब हमारे जो एसेट्स हैं उनको डी फ्रीज करने का सिलसिला शुरू होगा। और बताया यह जा रहा है कि ट्रंप मान गया था, तभी मार्को रूबियो बात कर रहे थे गुड न्यूज की। ट्रंप खुद बात कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि डील कभी भी साइन हो सकती है। बताया जा रहा था कि वांस भी कहीं बाहर जा रहे थे, उनको भी बुला लिया गया था और सारा माहौल ऐसा था कि डील साइन हो रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि लेबनान और अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स के मामले में ट्रंप पीछे हट गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बातचीत को फिर से उलझा दिया है। जो समझौता बिल्कुल सामने नजर आ रहा था वो समझौता काफी दूर हो गया है। और अगर यह सब हुआ है तो इसके लिए शुक्रिया। जैसे भारत में अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है तो आपको थैंक यू मोदी जी कहना चाहिए। और अगर ईरान में दोबारा लड़ाई के आसार नजर आने लगे हैं तो इसके लिए आपको थैंक यू नेतन्याहू कहना चाहिए। तो जाहिर है जब समझौता उलझा है तो जो लोग समझौता करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, उनकी परेशानियां भी बढ़ गई हैं। अभी खबर यह आ रही है कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ हैं आर्मी के, वो अपने प्राइम मिनिस्टर शरीफ साहब के साथ, वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ फिर से चाइना जा रहे हैं। यानी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ चाइना जा रहे हैं। अब चाइना से मिन्नतें करेंगे कि भाई नेतन्याहू ने फिर से मामला खराब कर दिया, अब तुम फिर से अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाओ। लेकिन समझ ये नहीं पा रहे हैं शायद कि जो ट्रंप नेतन्याहू के हाथों बिका हुआ है, जिस ट्रंप की कुंडली नेतन्याहू के पास है, वो कितनी भी कोशिश कर लेंगे, समझौता जब बिल्कुल होने वाला होगा तो नेतन्याहू फच्चर मारेगा। नेतन्याहू का फच्चर मारना इसलिए जरूरी है कि अगर ईरान से भी जंग बंद हो गई और लेबनान से भी जंग, मतलब हिजबुल्लाह से भी जंग अगर बंद हो गई तो फिर तो चुनाव में तुरंत जाना पड़ेगा। और चुनाव में जाने के बाद जीतने की कोई खास उम्मीद है नहीं। साथ में कोर्ट में जो करप्शन केस चल रहे हैं वो भी खुल जाएंगे। और एक बात आपको और बता दूं, अगर कोई शराबी है जो सुबह से शाम तक लगातार शराब पीता रहता है तो आप उसको छुड़ाने के लिए डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा यक बयक बंद मत करो, अचानक से बंद मत कर दो, थोड़ी कम कर दो। क्योंकि अचानक से बंद कर दिया तो या तो वो मर जाएगा या पागल हो जाएगा। उसका शरीर शराब का आदी हो चुका है और उसकी देह में अगर शराब नहीं होगी तो वो पागल हो जाएगा, ये आप जानते हैं। इसीलिए शराब एक ऐसी बला है जिसको शुरू ना करें तो बेहतर है। खैर, तो ये जो नशा है ये नेतन्याहू के लिए जंग का नशा है। बिना जंग के वो रह नहीं सकता। पूरे इजराइल के लोगों को, वहां की पूरी आवाम को इस नशे की ऐसी आदत डाल दी गई है कि जो ही ये नशा हटेगा अपने मुल्क की हकीकत दिखाई देनी शुरू पड़ेगी, अपने मुल्क की हकीकत दिखाई देनी शुरू करेगी। और जो ही मुल्क की हकीकत दिखाई देनी शुरू करेगी त्यों ही नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमारे यहां हिंदू मुसलमान नफरत का नशा है, यह नशा अगर उतर जाए, अचानक से यह नशा हट जाए तो हिंदुओं, मुसलमानों और सरकार सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इस नशे की आड़ में ही ना महंगाई दिखाई देती है, ना बेरोजगारी दिखाई देती है, ना गरीबी दिखाई देती है। हर मुल्क में इस तरह का नशा दिया जाता है। पाकिस्तान में भी इस तरह का नशा है। आवाम को एक नशे में रखा जाता है ताकि जो जिंदगी की असली जरूरियात हैं उनके बारे में उनका ख्याल जाए ही नहीं। हर मुल्क को ऐसे नशे में रखा जाता है। और इजराइल के लिए मैंने बताया कि ऐसा नशा है जंग। तो वो कतई नहीं चाहेगा कि लेबनान से या फिर ईरान से जंग पूरी तरह से खत्म हो जाए। वो चाहेगा किसी न किसी फ्रंट पे जंग चलती रहे ताकि ये नशे की खुराक वहां के लोगों को मिलती रहे और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी वाली करता रहे। इसीलिए मुनीर साहब और शरीफ साहब दौड़ रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी भाग के ईरान जाते हैं, कभी सऊदी अरबिया जाते हैं। लगातार कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे खेल में उन्होंने अपना हाथ फंसा लिया है जिस खेल की असल डोर जो है वो नेतन्याहू के हाथ में है। और नेतन्याहू किसी भी हाल में नहीं चाहेगा कि जंग रुक जाए। अगर जंग रुकी हुई है तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि ईरान ने अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट में इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अकेले अमेरिका का इतना नुकसान पहुंचाया है, आंकड़े आ ही गए कि 42 से ज्यादा जहाज गिरा दिए हैं।
कि अभी अमेरिका लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। एक खबर आई थी कि सऊदी अरबिया ने कहा था कि अगर जंग करनी ही है तो हज खत्म होने के बाद यानी बकरीद के बाद करो, और यह खबर सही भी साबित हो सकती है। आप सब जानते हैं कि ईरान किसी भी हालत में अपना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देगा अमेरिका को। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक उसको मुआवजा नहीं मिलेगा या फिर उसका जो एसेट फ्रीज किया गया है वो अनफ्रीज नहीं किया जाएगा, तब तक ईरान नहीं मानेगा। आप जानते हैं कि अमेरिका लाख चाहे ईरान से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज छीन नहीं सकता है, और अगर अमेरिका यही सब डिमांड करेगा तो जाहिर है कि ईरान उसको नहीं मानेगा। ईरान ने बहुत क्लियर किया हुआ है कि जंग अगर दोबारा होती है तो हम तैयार हैं। लगातार वो अपनी आर्मी को तैनात कर रहा है, अपने मिसाइल लॉन्चर्स को तैयार कर रहा है और जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये 12 रोजा जंग या पिछले जंग के हालात नहीं है कि ईरान खामोशी से बैठा हुआ है, और यही वजह है कि सैयद मुर्तजा खामनेई को ऐसी जगह रखा गया है जहां अमेरिका और इजराइल को भनक भी नहीं मिल पा रही है। अमेरिकी और इजरायली अखबार खबर चला रहे हैं कि ऐसी जगह पर हैं कि उनसे बातचीत नहीं हो पाती है, इसीलिए ईरान में कंफ्यूजन है, समझौता नहीं हो पा रहा है। समझौता इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ट्रंप उस पागल आदमी की तरह व्यवहार कर रहा है जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। आज आगे बढ़ता है, कल पीछे हट जाता है, आज प्यार की बात करता है, कल धमकियां देना शुरू कर देता है, और सिर्फ इस वजह से समझौता नहीं हो पा रहा है। मुस्तफा खामनेई को गोपनीय जगह पर रखने का निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से अचानक उनके बाप को शहीद किया गया था और पूरी लीडरशिप को शहीद किया गया था, इस बात का खदशा हमेशा है कि कभी भी जंग की शुरुआत करके सिविलियन लीडर जिनके घर का पता आमतौर पर लोगों को मालूम होता है उनको मारा जा सकता है, इसलिए उनको बचा कर रखा गया है। ये बताता है कि ईरान लगातार ये जानता है कि किसी भी रात जंग शुरू हो सकती है, और वो बिल्कुल तैयार बैठा है। इस बार घंटे 2 घंटे नहीं लगेंगे, इधर से अमेरिका और इजराइल के बम गिरेंगे और उधर से जवाब जाएगा, और यही एक वजह है, सब जानते हैं कि जवाब क्या होगा। यही एक वजह है जिसकी वजह से अमेरिका की आर्मी अभी जंग शुरू कर पाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। नीयत पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए ट्रंप की, नेतन्याहू की नीयत की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, और जब नीयत खराब हो तो कोई सही काम हो नहीं पाता है। ये बात तो हमारे बुजुर्गों ने बार बार कहा है, और एक खराब नीयत के साथ ट्रंप इस दुनिया में है, इसलिए ईरान में क्या होगा ये कह पाना बेहद बेहद मुश्किल है। अभी जो हालात हैं, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि मेरे दिमाग में यह खदशा है कि कभी भी कैसी भी जंग शुरू हो सकती है। लिमिटेड जंग हो सकती है, बड़ी जंग हो सकती है, लेकिन कैसी भी जंग शुरू हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि कम से कम इस बार ईरान इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। तो क्या होता है, कैसे होता है, जब जो जैसे होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।